गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का जीएस वाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डेयर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स की क्लास नंबर आज 3 है आपकी। यूपी पीसीएस एंड उत्तराखंड पीसीएस, साथ ही साथ बीपीएससी जीपीएससी सभी एग्जाम के लिए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की। ऑलरेडी हमने जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे विद डेफिनेशन के किए हुए थे। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन का मतलब इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पीसीएस के एग्जाम में आपके स्टेटमेंट एंड आपका जो है मिलान के लिए पूछ लिए जाते हैं, जिससे कि काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन को टैकल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने जो है 100 तक यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ था। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण जो है रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल को। ठीक है, केरल को जो है मई 2023 में जो है ई शासित राज्य घोषित कर दिया गया था पूर्ण रूप से। तो घोषणा की थी 25 मई 2023 को। घोषित राज्य था केरल और घोषणाकर्ता थे पिनराई विजयन, जो केरल के मुख्यमंत्री माननीय। और घोषणा स्थल था इसका तिरुवनंतपुरम में। टोटल ई गवर्नेंस केरल कार्यक्रम के दौरान इसको जो घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है बी, देहरादून में। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है सतत विकास भूमि प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र। तो इसकी पृष्ठभूमि है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 सितंबर 2019 को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन यानी कि यूएनसीसीडी की 14वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज कॉप 14 के जो है दौरान सतत विकास भूमि प्रबंधन के उत्कृष्टता के केंद्र यानी कि कॉप स्लैम्स की स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है ना। अब उद्घाटन तिथि इसकी 20 मई 2023 थी और उद्घाटनकर्ता भूपेंद्र यादव थे, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं सेंट्रल में। और स्थापना इसकी जो है देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE के द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? तो भूमि क्षरण का आकलन करना, साथ ही साथ SDG के अनुरूप टिकाऊ भूमि प्रबंधन ढांचे पर क्षमता निर्माण और UNCCD द्वारा उल्लिखित भूमि आधारित संकेतकों के मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करना इसका जो है मेन पर्पस था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2023 में भारत के किस राज्य में 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी, असम में। ठीक है, नदी सर्किट क्या है? ये धार्मिक पर्यटन सर्किट। तो समझौता 19 मई 2023 को हुआ था। पर्यटन सर्किट का विकास ब्रह्मपुत्र नदी पे किया गया। समझौता राज्य असम है और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड SDCL, असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ATDC और अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय DIWT के मध्य हुआ था। किसे जोड़ेगा? तो यह सागरमाला परियोजना गुवाहाटी में स्थित कामाख्या, पांडुनाथ और अश्वंकलांता, डोलन गोविंदा, उन्मादा, चक्रेश्वर और ओनेन्त्यस्त्रा नाम के ऐतिहासिक मंदिरों को जोड़ेगा। लागत क्या है? तो इस परियोजना में टोटल 40 से 45 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा इसका। इसमें जो है संयुक्त रूप से परियोजना लागत 55% योगदान देंगे और शेष ATDC द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में पश्मीना केंद्र का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया है। और UKPCS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, फंस सकता है आपके एग्जाम में, आप लोग इसको नोट कीजिए। मई 2023 में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में किया है। उद्घाटन क्या था इसका? तो मई 2023 में। ठीक है ना। और उद्घाटन करता भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उद्घाटन स्थल जो था भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में इसका जो उद्घाटन किया गया था। उद्देश्य क्या था? पश्मीना व्यापार को सुव्यवस्थित करना और संबंधित निर्माताओं, निर्यातकों और व्यापारियों को जो है किसी भी प्रतिबंधित फाइबर से मुक्त वास्तविक पश्मीना उत्पाद को जो है प्रमाणित करने के लिए वन स्टॉप परीक्षण सुविधा प्रदान करना इसका मेन पर्पस था। ठीक है ना। इसका बेनिफिट क्या होगा, लाभ? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर प्रमाणिक पश्मीना उत्पादों के प्रमाणन को सुव्यवस्थित करेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय पश्मीना में विश्वास को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन का प्रदर्शन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है भारत में। ठीक है ना। हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन का प्रदर्शन जो है, ये प्रदर्शन तिथि 31 मई 2023 थी। आयोजन स्थल इसका जो है यहाँ पे एक मिनट जुद्धे से पुणे के बीच था
और आयोजक स्थल इसका देश जो है भारत है। ठीक है, अब यहाँ पे जुहू से पुणे की उड़ान की जो है गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, जो कि सटीकता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले हवाई यातायात प्रबंधन की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन है गाजियाबाद में। ठीक है ना, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 31 मई 2023 को किया गया था। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। उद्घाटन स्थल इसका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है और उद्देश्य क्या था? तो खाद्य सुरक्षा और मानकों के क्षेत्र में निर्देश, कार्याभ्यास और शिक्षण प्रदान करना। हाल ही में चलने का अधिकार यानी कि राइट टू वॉक का जो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन है पंजाब। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। ठीक है ना, पंजाब द्वारा इस हेतु प्रयास किया गया है। पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सभी राष्ट्रीय सड़क स्वामित्व एजेंसियों के लिए सड़कों के सभी विस्तार और नए निर्माण में साइकिल ट्रैक करना अनिवार्य कर दिया है, प्रदान करना। ठीक है ना, विशेष पंजाब सरकार द्वारा पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकेगा इससे। ठीक है, मई 2023 में कौन सा राज्य महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हाल ही में मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन से इधर जाके, तो अभी मनरेगा के लिए जो है जो मनरेगा कर्मियों को दैनिक भत्ता मिलता था उसमें जो ग्रोथ की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुई है कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है। कब जो मनरेगा के तहत श्रमिकों के कल्याण के कोष को जो कम कोष शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। 15 मई 2023 को कल्याण कोष शुरू करने वाला राज्य केरल है। कल्याण कोष का गठन केरल रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 2021 के तहत किया गया है। कल्याण कोष की विशेषताएं क्या है? तो 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले श्रमिक जो है पेंशन के हकदार होंगे। ठीक है ना, काफी अच्छी जो है ये एक पहल है केरल के द्वारा। पात्र को चिकित्सा, उपचार, शिक्षा और विवाह के लिए जो है वित्तीय सहायता यहाँ पे लाभ भी मिल सकेंगे। श्रमिकों को कोष में योगदान के रूप में 50 रुपए की मासिक राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है और सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान करेगी जैसे कि पीएफ में मिलता है। ठीक है ना, डबल। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है श्रमिकों की जो दैनिक भत्ता होता है उसमें से 50 रुपए काट लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, केरल गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर उसमें 50 रुपए का डबल करके केरल गवर्नमेंट उनके जो है पीएफ भविष्य निधि अकाउंट में जमा करेगी और उसी को बाद में जो है पेंशन के रूप में उसको दिया जाएगा। तो काफी अच्छी पहल है, डबल उनको मिलेगा, लाभ भी मिलेंगे, बेनिफिट्स को काफी होगा इसमें। सदस्यता के लिए पात्रता को में जो 18 से 55 वर्ष की आयु के बीच होना है। आवेदन के वर्ष में कम से कम 20 दिनों के लिए अकुशल कार्य में शामिल होना जरूरी है इसमें। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम के अंतर्गत कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2। न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना हेतु समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं 1 मई 2023 को। हस्ताक्षरकर्ता एनटीपीसी और एनपीसीआईएल हैं। ठीक है ना, स्थापित किए जाने वाले परमाणु संयंत्रों की संख्या 2 है यहाँ पे, और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्षमता है प्रकार का है और क्षमता 2x700 चुटका मध्य प्रदेश में और 4x700 माही बांसवाड़ा राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक विधानसभा 2023 में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है ना, 135 के समथिंग 113 सीटें यहाँ पे जो आवश्यक बहुमत के लिए थी, लेकिन 135 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना, कुल सीटें 224 थी और मतगणना तिथि जो थी वो 13 मई 2023 थी। और यहाँ पे सीएम जो थे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कांग्रेस के थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री कर्नाटक में सिद्धरामैया, और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कांग्रेस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे अप्रैल 2023 में जो है सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही आंसर ऑप्शन गुजरात में। ठीक है, अब सौराष्ट्र तमिल संगम क्या है? आयोजन 17 से 26 अप्रैल 2023 को हुआ था। आयोजन स्थल जो है गुजरात सोमनाथ द्वारका एवं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में। और महत्वपूर्ण बिंदु, इस कार्यक्रम ने जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया है। कई सदी पूर्व बड़ी संख्या में लोग सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु चले गए थे। इसे देखते हुए सौराष्ट्र तमिल संगम ने जो है सौराष्ट्र तमिलों को अपनी जड़ों को साथ फिर से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहां पर किया? सही आंसर है ऑप्शन है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में। ये बॉर्डर का एक गांव है किबुथु। 10 अप्रैल 2023 को शुभारंभ करता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। शुभारंभ स्थल था किबुथु, अरुणाचल प्रदेश का सीमावर्ती गाँव है। योजना 2022-23 से लेकर 2025-26 तक है और योजना पर परिव्यय कितना है? तो 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीमावर्ती गाँव में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना, रोजगार की व्यवस्था करके वहां से पलायन रोकना, सीमावर्ती गाँव में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करना, इसका मेन पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया था? आम आदमी पार्टी को। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। इसके बारे में बेसिक डिटेल आप जानते होंगे। अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल में है, वो इसकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वर्तमान राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं? तो अभी 6 हैं, जिसमें कि आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएम और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया? ऑप्शन बी कर्नाटक ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, अब यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एनर्जी एंड एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक मिनट और कुछ है इसमें। अच्छा, फ्रंट रनर जो राज्य थे उसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और तेलंगाना थे। अचीवर में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब थे। कंटेंडर में जो है कंटेंडर चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक ने, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस रिपोर्ट्स के माध्यम से भारतीय राज्यों को न्याय और तक उनकी पहुंच की क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। जारी तिथि 4 अप्रैल 2023 थी और जारी करता टाटा ट्रस्ट, सेंटर फॉर द सोशल जस्टिस कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्स के सहयोग से यह संस्करण तृतीय था। इसका प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को। अब यहाँ पे जो है एक मिनट नागालैंड में जो है नेफ्यू रियो ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए थे। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई थी? ऑप्शन सी नेशनल पीपुल्स पार्टी को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय डायलॉग्स का आयोजन किया गया था, डायलॉग्स का, और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी थी। लेकिन अभी भी जो है एक सम्मेलन फिर से हुआ 2024 में मार्च में ही, उसके भी जो है मुख्य अतिथि कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी आए हुए थे भारत में भ्रमण के लिए, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये उसका जो है अभी जो हुआ 2024 में उसका 9वां संस्करण था और 2023 में 8वां संस्करण था, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट का 2024 का ही पूछा जाएगा। मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए थे। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की? ऑप्शन बी 32 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? ऑप्शन बी हुबली धारवाड़, ठीक है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो उद्घाटन 12 मार्च 2023 को किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुबली धारवाड़ कर्नाटक में, और इसका प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सिद्धरूढ़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन 1507 मीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं हो सकता? ऑप्शन डी गृह मंत्री, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्च 2000 इसमें एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल लाके इसको जो है चेंज कर दिया है। इस प्रकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट के जो है जज इसमें नियुक्ति में जो है कमेटी में नहीं होंगे, ठीक है ना। मार्च 2023 में जो है यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक पीजीआई का दर्जा प्रदान किया? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे देख लेते हैं। तो ये कांगड़ा चाय को मिला है, ठीक है ना। कांगड़ा चाय को दर्जा मिला है किसका? जीआई टैग का। फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला जो है उच्च न्यायालय कौन बना है? ऑप्शन डी है केरल उच्च न्यायालय बना था। उसके बाद नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया? ऑप्शन सी केरल को। यहाँ पे मैं इसलिए आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे थ्योरी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब आपसे पूछे जाने की संभावना इसकी जो है 50% ही रह चुकी है और 1 लाइनर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अभी जो है आप जनवरी 2024 के क्वेश्चन को देखिएगा, उसको भी मैं कराऊंगा बहुत जल्दी।
नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीकी लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो ऑप्शन डी बिरसा। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये आएगा नहीं, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी आ सकता है, 1 साल 1.5 साल तक का ईपीसीएस आपसे बैकअप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, वैसे भी एग्जाम लेट हो चुका है तो बैकअप का ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 5G तकनीकी लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? बिरसा। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 13 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? ऑप्शन है कोल्लम को, कोल्लम, ठीक है, कहाँ का? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया? ऑप्शन बी वाराणसी से। ये क्वेश्चन आया हुआ था पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है ना, को मंजूरी प्रदान की है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है इसका ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। यानी कि इसका मिशन का प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है और इससे प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन टन मैट्रिक टन की जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। सही है। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। ये सभी कथन इस पर सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2024 के टॉपिक जो स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यूपीपीसीएस एंड यूकेपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए। फास्ट रिवीजन यहाँ पे हम करेंगे। जनवरी 2024 में जो है संपन्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपाला युगांडा में, ठीक है ना। 2024 का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, जनवरी 2024 का, ठीक है ना। तो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो ये है नैम का, नैम एक जो है संगठन है गुटनिरपेक्ष, इसका जो है यहाँ पे शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कंपाला युगांडा में। आइए जानते हैं क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम का जो है 19वां सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 15 से 20 जनवरी 2024 को आयोजन स्थल है कंपाला युगांडा में। थीम थी इसकी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग, ठीक है ना। और अध्यक्षता किसने किया? H.E. योवेरी काकुटा मुसेवेली, राष्ट्रपति युगांडा के गणराज्य के, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर ने किया है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अफ्रीका देश युगांडा 2024 से 27 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम की अध्यक्षता कर रहा था, ठीक है। अब जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक का वार्षिक बैठक जो है दावोस में हुई थी, दावोस में। और कब हुई थी? 15 से 19 जनवरी 2024 को दावोस स्विट्जरलैंड में। 54वीं इसका संस्करण था। भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री ने किया था। बैठक की थीम थी रिबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है ना। और वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन भी भारत, ठीक है ना। अब इसमें जान लेते हैं क्या है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र अध्यक्षता या मेजबानी करेगा भारत, पहली बार करेगा। विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन 21 से 31 जुलाई 2024 को किया जाएगा। विश्व धरोहर समिति में शामिल देश 21 देश हैं। अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, भारत, इटली, जमैका, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, लेबनान, मैक्सिको, कतर, दक्षिण कोरिया, रवांडा, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सेनेगल, तुर्की, यूक्रेन, वियतनाम और जाम्बिया। कार्यकाल विश्व धरोहर सम्मेलन के अनुसार समिति के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। जनवरी 2024 में शेख हसीना ने 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये किस राजनीतिक पार्टी की प्रमुख हैं? ऑप्शन सी, बांग्लादेश आवामी लीग की। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं ये, और शपथ ग्रहण की इन्होंने 11 जनवरी 2024 को शपथ दिलाई है राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। शेख हसीना ने 5वीं बार शपथ ली है। 7 जनवरी 2024 को हुए आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने 300 सदस्यीय संसद में 223 सीटों पर जीत दर्ज की है, ठीक है। दबदबा है इनका यहाँ पे। जनवरी 2024 में फ्रेडरिक एक्स किस देश के नए सम्राट जो है बने हैं? तो ऑप्शन सी, डेनमार्क के, ठीक है। यहाँ पे डेनमार्क के सम्राट बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं 14 जनवरी 2024 को। डेनमार्क के सम्राट का पद 83 वर्षीय रानी मार्गरेट द्वितीय की स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ने के कारण खाली हुआ। डेनमार्क के 900 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है जब किसी राजा या रानी ने स्वेच्छा से सम्राट का पद छोड़ा है। मार्गरेट द्वितीय फ्रेडरिक एक्स की मां है। ये 1972 से डेनमार्क की शासका थी। दिसंबर 2023 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन डी, 7वां स्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI इंडेक्स 2024 जारी है 8 दिसंबर 2023 को। जारीकर्ता जर्मन वॉच, न्यूक्लियमेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट्स एक्शंस नेटवर्क इंटरनेशनल। सम्मिलित देशों की संख्या है 63 देश व यूरोपीय संघ इसमें सम्मिलित था। और संकेतक 4 हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40%, नवीनीकरण ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20%, जलवायु नीति 20%, ठीक है ना। शीर्ष 3 देश क्या हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस। इस सूचकांक में किसी भी देश को पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्रदान नहीं किया गया है। अंतिम देश हैं सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। भारत की रैंक 7वीं है, स्कोर है 70.25 CCPI में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के पासपोर्ट से विश्व के कितने देशों में वीजा मुफ्त यात्रा की जा सकती है? ऑप्शन बी 62 देशों में। हेनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2024 जारी किया गया है जनवरी 2024 में। जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स। सूचकांक में शीर्ष 5 रैंक वाले पाने वाले देश हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर हैं। अब यहाँ पे जो है भारत की बात कर लेते हैं। तो सूचकांक में भारत का प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक उज्बेकिस्तान के साथ 80 है। भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक 62 देशों में वीजा मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। 2023 के सूचकांक में भारत की रैंक 80 थी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, और इस सूचकांक में सिंगापुर के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन ने शीर्ष रैंक हासिल की है। दिसंबर 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? सही आंसर है ऑप्शन डी 109। दिसंबर 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 109वां, ठीक है। 18 दिसंबर 2023 को ये रैंक आई थी। और वॉशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। संस्करण 9वां था। शामिल देश 165 थे। संकेतकों की संख्या 86 थी। पनामा जो है 0 से 10 तक का स्कोर, 0 से 0 सबसे कम मानव स्वतंत्रता, 10 से सबसे अधिक मानव स्वतंत्रता। सबसे अधिक मानव स्वतंत्रता वाले देश हैं स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। सबसे कम मानव स्वतंत्रता वाले देश हैं सीरिया, यमन और सूडान। भारत की रैंक 109वीं है, स्कोर है 6.29 नाइजर के साथ। सर्वाधिक मानव स्वतंत्रता सूचकांक वाले क्षेत्र हैं उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और ओशनिया। सबसे कम मानव स्वतंत्रता वाले सूचकांक वाले क्षेत्र हैं मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया। 2022 में भारत की रैंक 112 थी मानव विकास सूचकांक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक जो अभी हाल ही में 109वीं आई है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, नॉट मानव विकास, ठीक है ना। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है, याद रखना इसको। 109वीं रैंक है भारत की। दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी 49 49वां। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी दिसंबर 2023 में। जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। शामिल देश हैं 64 और शीर्ष रैंक पे संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पे नीदरलैंड, नंबर 3 पे सिंगापुर, नंबर 4 पे डेनमार्क, नंबर 5 पे जो है स्विट्जरलैंड रहा है। आइए देखते हैं और क्या इसमें अंतिम 3 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं वेनेजुएला, मंगोलिया, कोलंबिया। भारत की रैंक है 49वीं, गत वर्ष 54वीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ACI 2024 में भारत के कितने संस्थान विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 148 148। अब ब्रिटिश कंपनी QS इसको जारी करती है, वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष जारी हो रही है रिपोर्ट। 16वां संस्करण था इसका। 11 संकेतकों के आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। रैंकिंग्स में शामिल 25 देशों के 856 संस्थान थे। और रैंकिंग में भारत के शामिल 3 शीर्ष संस्थान हैं। भारत 148 विश्वविद्यालय, चीन के 133 और जापान के 96 विश्वविद्यालय। शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय 7 हैं। IIT बॉम्बे 40वीं रैंक, IIT दिल्ली 46वीं रैंक, IIT मद्रास 53वीं रैंक, IISc बेंगलुरु 58वीं रैंक, IIT खड़गपुर 59वीं रैंक, IIT कानपुर 63वीं रैंक, दिल्ली विश्वविद्यालय 94वीं रैंक। एशिया के शीर्ष 5 विश्वविद्यालय हैं। पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का रैंक 1, हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग जो है रैंक 2 पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 3 पे, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर 4 पे और सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन 4th रैंक पे है। नवंबर 2023 में
ग्लोबल रिस्क प्रोफाइल GRP द्वारा जारी वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी फिनलैंड को। ठीक है, यहाँ पे फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देख लेते हैं क्या वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 जारी तिथि है 8 नवंबर 2023 को। ग्लोबल रिस्क प्रोफाइल द्वारा जारी करता है। 196 देश शामिल थे, 90 भारत का स्थान 90वां है। और सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले देश हैं सीरिया, उत्तरी कोरिया और कांगो गणराज्य। तो अंतिम पायदान पे भ्रष्टाचार में कांगो गणराज्य का नाम आता है, न कि उत्तर कोरिया का। ठीक है ना, याद रखना, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है अक्सर। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के कितने प्रतिशत मामले भारत में दर्ज किए गए? सही आंसर है ऑप्शन है 27%। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 जारी करने की तिथि है इसकी 7 नवंबर 2023 को। जारी करता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। रिपोर्ट आधारित है 192 देश व क्षेत्र के टीबी आंकड़ों पर। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या 7.5 मिलियन है। वैश्विक स्तर पर टीबी के कारण मृत्यु 1.13 मिलियन लोगों की है। वैश्विक टीबी प्रसार दर 133 प्रतिवर्ष प्रति 1 लाख जनसंख्या पर है। वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित पुरुष 55%, महिला 33% और 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 12% हैं। पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले हैं 8 देशों में। भारत 27% है, इंडोनेशिया में 10%, चीन में 7.1%, फिलीपींस में 7%, पाकिस्तान में 5.7%, नाइजर में 4.5%, बांग्लादेश में 3.6%, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 3%। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2015 से 2022 तक टीबी के मामले में गिरावट 8.7% रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2023 में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग WCOL इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व में रहने की दृष्टि से सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए सिंगापुर। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार जारी तिथि 30 नवंबर 2023। जारी करता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। शामिल देशों की संख्या 173। शीर्ष 3 महंगे शहर हैं सिंगापुर, ज्यूरिख, न्यूयॉर्क और जेनेवा। सबसे कम महंगे शहर हैं दमिश्क, तेहरान, त्रिपोली। भारत के शहरों की संख्या है मुंबई 150वें पे सबसे महंगा शहर है, दिल्ली 159वें पे, बेंगलुरु 161 पे और चेन्नई 163, अहमदाबाद 166 सबसे सस्ता स्थान है। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन बी 111 है। ठीक है ना, अब इसमें इतना जानने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। जारी करता है कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड्स आयरलैंड और वेल्ट हंगर हेल्प जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से 12 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। 18वां संस्करण था। 125 देश शामिल थे। संकेत 4 हैं: अल्पोषण, बाल दुबलापन और बाल ठिकनापन, बाल मृत्यु दर, इसको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 15 इसी में। सितंबर 2023 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन बी सिंगापुर। जारी माह सितंबर 2023। जारीकर्ता कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा। 165 देश सम्मिलित थे। सूचकांक 0 से 10। शीर्ष 5 देश है सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत 87वां स्थान रहा है। सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार रैंकिंग्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी 40वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जारी कर तिथि है 27 सितंबर 2023। जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 16वां संस्करण था। शामिल देश 132 हैं, अर्थव्यवस्था व देश। भारत की रैंक 140वीं थी और सूचकांक में शीर्ष 5 देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूके और सिंगापुर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।